दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकादमी में। और मैं हूं पंकज कुमार और आज आप सबके बीच में मैं लाया हूं क्लास 10 का। मैं किसका बात कर रहा हूं? क्लास 10 का जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ चीजों को मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ चैप्टर को शुरू करने से पहले। तो आप मेरे को ये बताओ कि मान लेते हैं कि कोई ये कितना बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये जो सारे लोग हैं इनको आजादी चाहिए। क्या चाहिए? इनको आजादी चाहिए। तो आप मेरे को ये बताओ, क्या केवल अगर ये क्षेत्र गुलाम है तो क्या केवल इस क्षेत्र के जो लोग हैं, इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? जिन्होंने इनको गुलाम किया उनसे केवल लड़ाई लड़के और आजाद हो जाएंगे? ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है कि केवल युद्ध के कगार पे ही कोई देश आजाद हो सकता है, कोई देश लोकतंत्र हो सकता है? तो आप बोलोगे सर नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं कि कोई भी देश अगर आजाद है तो केवल युद्ध के ही कगार पे क्या हो सकता है, वो आजाद हो सकता है। तो मैं इसी सारे बातों पे डिस्कशन करूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं पूरी अगर चीज का, तो देखो कोई भी देश अगर आज आजाद है या कोई भी देश आजाद होना चाहता है या कोई देश आजाद हो गया है तो केवल लड़ाई ही संभव नहीं है। अगर मैं उसकी आजादी का बात करूं तो उस क्षेत्र में जो संस्कृति है, उस क्षेत्र की जो भाषा है, उस क्षेत्र की जो कला है, उस क्षेत्र की जो सारी चीजें, जो चीज वहां के लोग इन्वॉल्व हुए, उस पूरी मैं बोल सकता हूँ उस पूरी इन्वायरमेंट में वो बड़ा कामकाज है। जिसे बोलने का मतलब है कि अगर इस क्षेत्र को आजादी चाहिए तो इस क्षेत्र में रहने वाले हर एक लोगों की मानसिकता में ये होनी चाहिए कि भाई मेरे को आजादी होनी है। अगर इस क्षेत्र का आधा जो व्यक्ति है ये इनकी मानसिकता है कि मेरे को आजादी चाहिए, लेकिन ये जो क्षेत्र है इसको नहीं चाहिए, तो क्या कभी आजाद हो सकता है? क्या ना? यानी कि बोलने का मतलब कि हर एक पर्सन अगर चाहेगा कि मैं आजाद हूंगा तभी जाके पूरा क्षेत्र क्या हो सकता है, आजाद हो सकता है। तो मेंटलिटी क्या है यहाँ पे कि अगर किसी क्षेत्र को आजादी चाहिए तो वहां की संस्कृति सबसे अहम भूमिका निभाती है युद्ध के साथ साथ। ठीक है, अब वो कैसे हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे बड़ा चीज कि जैसे हम लोग यहाँ पे आज जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक क्या है? रूमानी कल्पना और राष्ट्रवाद की भावना। हम लोग इस पे बात करेंगे, रूमानी कल्पना और राष्ट्रवाद की भावना का हम लोग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो मैंने अभी क्या बताया कि किसी भी क्षेत्र को अगर आजादी चाहिए, अगर वो लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है तो दो चीज मायने होती है, एक तो युद्ध और लोगों का सपोर्ट। तो लोगों का, हर एक जन का सपोर्ट कैसे आएगा, इसी बात का सबसे बड़ा टेंशन था किनको? जो लोग आजाद होना चाहते थे, जो लोग आजाद होना चाहते थे। यानी कि मैं बात करूं यहाँ पे, मैं पोलैंड का बात कर रहा हूं। किसका मैं बात कर रहा हूं? पोलैंड का। तो जो लोग पोलैंड के लोग थे उनको आजादी चाहिए थी, तो उनके माइंड पे बैठ चुका था कि केवल युद्ध से ही मैं आजाद नहीं हो सकता, अगर मेरे को आजाद होना है तो हमारी जो संस्कृति है उसमें भी आजादी का भाव पैदा होगा, तभी जाके हम क्या हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं। तो इसी के लिए क्या हुआ कि अब जो लोग पोलैंड में थे उन्होंने क्या किया, एक यहाँ पे घटना स्टार्ट करती है। वो लोग एक आंदोलन शुरू करते हैं और उस आंदोलन का क्या नाम था? रूमानीवाद आंदोलन। क्या नाम था? रूमानीवाद आंदोलन। तो रूमानीवाद आंदोलन के बारे में अगर बताऊं तो ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्र भावना का विकास करना चाहता था। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि बताइए रूमानी आंदोलन क्या है, तो आपको क्या बताना है? एक सांस्कृतिक आंदोलन है जो अपने आंदोलन के माध्यम से क्या करना चाहता है, एक राष्ट्रवाद के विकास पैदा करना चाहता है। यहां तक बात क्लियर है? तो अब यहाँ पे जो सबसे मेन मुद्दा क्या था कि देखो मैंने क्या बोला कि किसी भी क्षेत्र में अगर आजादी चाहिए तो हर एक व्यक्ति का 100% रहेगा, तभी जाके वो क्षेत्र जल्दी से आजाद हो सकता है। तो भाई, तो अब हर एक व्यक्ति के पास देश में विकास की भावना या राष्ट्रवादी की भावना कैसे पहुंचे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था लोगों के पास। मैंने क्या बोला कि हर एक व्यक्ति को अगर एक देश को आजाद होना है तो वहां रहने वाले हर एक व्यक्ति के मन में ये जज्बा होनी चाहिए कि सर मेरे को आजाद होना है, मेरे को हर हाल में क्या होना है, आजाद होना है। तो अब यहाँ पे बात था कि जैसे मेरे को पता है कि हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए वो भावना, तो वो भावना हर एक व्यक्ति के मन में जाए कैसे? तो ये बात सबसे बड़ा टेंशन था किसके पास? जो लोग रूमानीवादी विचारधाराओं को अपना रहे थे, लेकिन नई सांस्कृतिक पीढ़ी का अपना रहे थे, इनके मन में ये बात चल रही थी। तो अब इन्होंने क्या किया कि जितने भी कलाकार हैं
और जितने भी कवि हैं, जितने भी कलाकार हैं और जितने भी कवि हैं, इन्होंने क्या किया, एक साझा यानी कि बराबरी का, एक साझा यानी कि बराबरी का, एक सांस्कृतिक क्या, एक साझा और एक सामूहिक संस्कृति का क्या किया, एक मैं बोल सकता हूं एक भावना पैदा किया। और उस भावना को क्या किया, इन्होंने राष्ट्र का आधार बना लिया कि अब यही वाला आधार बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, आजाद हो सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि इस आंदोलन में, ये जो रूमानीवादी आंदोलन था, ये क्या था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। तो इसमें जितने भी कलाकार और जितने भी कवि लोगों ने भाग लिया, इनका बस एक मेन मोटिव क्या था कि अगर हम लोग एक साझा सामूहिक संस्कृति का विकास करें तो आगे चल के जो हमारा राष्ट्र बनने वाला है, जो हमारा लोकतंत्र राष्ट्र बनने वाला है, वो क्या होगा, हमें आजादी या हमें लोकतंत्र क्या कर सकता है, दिलवा सकता है। बात क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग समझते हैं कि इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए एक व्यक्ति था जिनका क्या नाम था, योहान ग्रेटफील्ड। क्या नाम था, योहान ग्रेटफील्ड। तो योहान ग्रेटफील्ड का मानना था कि अगर आप सच्ची संस्कृति को, क्या, अगर आप एक सच्ची संस्कृति को मानते हो तो वो जो संस्कृति आपको देखने को मिलेगा वो किसके पास मिलेगा, तो उस देश में रहने वाले जो लोग आम लोग हैं, जो लोग दास लोग के लोग हैं, उनके पास वो संस्कृति देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने बात क्या था कि एक ऐसी संस्कृति होनी चाहिए जिसमें बदलाव देखने को मिला, यानी कि संस्कृति ही सबसे बड़ी चीज होती है जो किसी देश को क्या करा सकती है, आजाद करा सकती है, वहां पे लोकतंत्र की भावना प्रकट करा सकती है। तो इसी बात को आगे बढ़ाया किसने, योहान ग्रेटफील्ड ने। और इन्होंने दावा किया कि अगर सच्ची संस्कृति किसी के पास है तो देश का आम जनता, यानी कि हर एक वो लोग जो लोग देश में निवास करते हैं, हर एक लोगों के पास क्या सच्ची संस्कृति है। और यही सच्ची संस्कृति क्या हो सकती है, आगे जाके क्या हो सकती है, आगे जाके देश को क्या करा सकता है, लोकतंत्र की स्थापना करवाने में क्या कर सकता है, मदद करवा सकता है। अब तो योहान ग्रेटफील्ड ने राष्ट्र के बारे में क्या बोला कि इन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि अगर सच्ची संस्कृति किसी के पास है तो उस देश के आम जनता के पास है। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर सच्ची आत्मा का बात करूं, क्या, एक सच्ची आत्मा का बात करूं कि सच्ची आत्मा यानी कि राष्ट्र के प्रति जो आत्मा है, राष्ट्र के प्रति जो भावना, एक सच्ची भावना, वो कहां पे देखने को मिलेगा, तो उस देश में निवास करने वाली या उस देश की परंपरा, कौन सी परंपरा, जो वहां की लोकगीत है, जो गाई जाने वाली गीत होती है, जो वहां की कविताएं हैं, जो कहानियां हैं और जो नाटक है या जो लोक नृत्य है, वहीं पे एक राष्ट्र का क्या झलकता है, एक राष्ट्र का वास्तविक रूप झलकता है। ये किसने कहा, योहान ग्रेटफील्ड ने कहा। तो योहान ग्रेटफील्ड ने दो बातें बोली। पहली कि सच्ची संस्कृति किसके पास है, तो उनका मानना था कि देश के आम जनता, किसके पास, देश के आम जनता के पास क्या है, सच्ची देशभक्ति आपको देखने को मिलेगी। अगर आप उन देशभक्तियों को जगा देते हो जो उनके मन में है, यानी कि अगर आप एक देश की आत्मा का बात करो, एक राष्ट्र की आत्मा का बात करो, तो वो कहां पे देखने को मिलेगा, तो जो लोग गाना गाते हैं, यानी कि हर एक जगह की गाना होते हैं ना भाई, पारंपरिक गानाएं होती हैं, तो जो वहां के लोग गाना गाते हैं, जो कविताएं बोलती हैं, जो नाटक करते हैं या जो नृत्य करते हैं, उन सारे में आपको क्या देखने को मिलेगा, राष्ट्र प्रेम देखने को मिलेगा। तो अगर हम इन दोनों चीजों का अगर सही ढंग से प्रयोग करें तो हम क्या हो सकते हैं, एक लोकतंत्र देश की क्या कर सकते हैं, स्थापना हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या होता है कि एक आधुनिक राष्ट्र का संदेश, किसका हम लोग बात करेंगे, एक आधुनिक राष्ट्र का संदेश, किसका, एक आधुनिक राष्ट्र का संदेश का भावना का अगर विकास हमको करना है, क्या, कि अगर मेरे को आधुनिक राष्ट्र की भावना का अगर मेरे को विकास करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करना पड़ेगा, जो ये सांस्कृतिक भावना है, एक ये सच्ची सांस्कृतिक भावना है, उसको क्या करना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। अगर मैं सभी लोगों तक आधुनिक भावना को मैं अगर पहुंचा देता हूं तो क्या हो सकता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने देश को आजाद करा सकते हैं। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि अब भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे को क्या पहुंचानी है, मेरे को आधुनिक राष्ट्रीयकरण का भावना पहुंचाना है, लोगों को ये बताना है कि किस तरह आप आजाद होकर अपने आप का जीवन व्यतीत कर सकते हो। तो ऐसा अगर मेरे को करना है तो इसमें मेरे को दो तरह की बाधाएं आएंगी। एक तो कि मेरे को हर एक बंदे तक पहुंचना है,
और दूसरा ऐसे लोग होंगे जो लोग पढ़े लिखे होंगे, उन तक पहुंचना तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि शिक्षा जिसके पास उसके पास दिमाग है। ऐसे लोग भी होंगे जो क्या शिक्षित नहीं है। तो मेरे को प्रॉब्लम कहां पे होगी, जो लोग शिक्षित नहीं है वहां पे मेरे को प्रॉब्लम होगी। तो जो लोग क्या है, जो लोग निरक्षर है, जिनको अक्षर का ध्यान नहीं है, अगर उन तक मेरे को क्या करना है, आधुनिक राष्ट्र का संदेश पहुंचाना है, एक अच्छे गणतंत्र की अगर बात मेरे को पहुंचाना है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि मेरे को इन तक पहुंचना है। देश के हर एक कोने में सारे लोगों तक पहुंचना है, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हो, चाहे वो बिना पढ़े लिखे लोग हो। तो पढ़े लिखे लोगों तक तो पहुंचना पॉसिबिलिटी था, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उन तक पहुंचना क्या था, पॉसिबिलिटी नहीं था। तो ये जो सबसे बड़ा जो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिला कि निरक्षर लोगों तक भी क्या था, आधुनिक राष्ट्र का संदेश को पहुंचाना। तो ये वाला जो प्रॉब्लम था ये ज्यादातर कहां देखने को मिला, पोलैंड पे देखने को मिला। कहां पे मिला, पोलैंड पे। तो जब ये वाला जो घटना देखने को मिला, तब जाके जितने भी दार्शनिक थे, जितने भी मैं बोलूं कि आधुनिक राष्ट्रीयकरण की भावना को लेने वाले जितने भी नेता थे, उन्होंने क्या किया कि बोला देखो पढ़े लिखे लोग तो हर भाषा जानते ही होंगे, लेकिन जो निरक्षर लोग हैं वो लोग हर भाषा नहीं जानते होंगे, वो लोग अपने ही संस्कृति की भाषा को जानते होंगे। तो क्यों ना हमारी जो संस्कृति है, वहां की जो संस्कृति है, वहां की परंपरा है, अगर हम उसमें राष्ट्रीयता की भावना का कुछ ना कुछ पार्ट बीज डाल दे, तो वो जो भावना क्या होगा, हर एक नागरिक तक पहुंचेगा। वो भावना क्या होगा, हर एक नागरिक तक पहुंचेगा। तो इसीलिए सारे लोगों ने क्या किया कि निरक्षर लोगों को बताने के लिए कि आप एक अच्छे वाले देश के नागरिक बन सकते हो, तो कैसे बनोगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जितने भी लोक नृत्य थे, जितने भी लोकगीति थी, जन काव्य थी, और जितनी भी तरह के नाटक या नृत्य कलाएं थी, उनमें क्या किया, राष्ट्रीयता का भावना का जोर डालने का काम किया। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर यहाँ पे ही ऐसा क्यों, कि पोलैंड पे ये प्रॉब्लम क्यों आया। तो देखो क्या हुआ था कि 18वीं सदी का जब आप अंतिम छोर का बात करोगे, कब 18वीं सदी का जब आप अंतिम का बात करोगे, तो उस समय ये जो रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये जो तीन जो ग्रेट पावर थी उस समय का 18वीं सदी का, इन्होंने क्या किया था कि पोलैंड को क्या कर दिया था, विभाजित कर दिया था। क्या कर दिया था, पोलैंड को कुछ भागों में बांट दिया था। तो जब पोलैंड को अलग अलग भागों में बांटा, तो ये पोलैंड कैसा हो गया था, ये एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बन पाया। क्यों, क्योंकि देखो फूट डालो शासन करो की नीति था, देश को ही अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। तो फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे कोई भी लोग ना ठीक से साक्षर हो पाए, ना लोगों को बुद्धि बढ़ा, ना कुछ हो पाया। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पोलैंड के हर एक दार्शनिक का, हर एक राष्ट्रवादी नेता का, कि हर एक लोगों के पास राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, मैंने आपको क्या बताया कि जितनी भी तरह की संस्कृति, लोकगीतें और जितनी तरह के नाटक थे, उनमें क्या क्या राष्ट्रीयता का भाव का या उसके बारे में कुछ कुछ चीजें इंक्लूड करा, और लोगों तक जाके दिखाना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि उन्होंने किन माध्यम से, तो राष्ट्रीयता की जो भावना है वो उनकी जो भावना है, राष्ट्रीयता की जो भावना है, वो किसके माध्यम से, संगीत के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, और क्या करने लगे, और अलग अलग तरीकों से क्या करने लगे कि राष्ट्रीयता का भावना का प्रसार, ये जो टुकड़ा हुआ जो था, कौन सा, पोलैंड वाला भाग, वहां तक क्या करने लगे, पहुंचाने लगे। जैसे आपको पता होगा ना कि लव और कुश ने क्या किया था कि अपने गाने के माध्यम से बताया था कि राम भगवान ने सीता मैया के साथ कैसा कष्ट किया है, क्या दुर्व्यवहार किया है, सीता ने वहां पे कौन से कष्ट किए थे, तो वो सारा कुछ उन्होंने बताया था। तो वैसा ही जो सारा कुछ घटना था, वहां के भी जो दार्शनिक थे, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बोलना स्टार्ट कर दिया गया। अब उसी बीच में और एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या था, कैरोल कुपरसिक। क्या नाम था, कैरोल कुपरसिकी। तो उन्होंने क्या किया कि जो राष्ट्रीयता का भावना है या राष्ट्र के प्रति जो संघर्ष की भावना है, उसको उन्होंने क्या किया, ये जो ओपेरा होता है ना, ओपेरा बजाने का एक मैं बोलूंगा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक संगीत का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ओपेरे का इस्तेमाल किया किसके लिए, तो देश में जो राष्ट्रीयता का भावना है उसका प्रकट करने के लिए ये कैपोरस पुष्पिकी जो है, उन्होंने क्या किया, ओपेरा को बजाया और गाना गाते थे। ओपेरा बजा के गाना गा के क्या किए कि लोगों तक जो राष्ट्रीयता की भावना है उसका क्या किया, प्रचार किया। ठीक है, प्रचार किया। और उसी बीच दो नाचने वाले लोग थे, यानी कि जो दो क्या थे, लोक नृत्य करने वाले व्यक्ति थे। एक क्या नाम था,
पोलेनस और दूसरा क्या नाम था, माजुरिका। क्या नाम था, पोलेनस और दूसरा का क्या नाम था, माजुरिका। तो ये दोनों इतने अच्छे नाचते थे और इन्होंने अपने नाचने की कला में क्या किया, इन्होंने अपने नाचने की कला में क्या किया कि जो राष्ट्र का जो राष्ट्रीयता की भावना है, यानी कि जो सच्ची संस्कृति की भावना है, उसको उसमें क्या कर दिया, इंक्लूड करने का काम किया। तो जिससे क्या हो गया, ये इतने अच्छे नाचने लगे कि इनकी नाचने की कला को बाद में जाके क्या कर लिया गया कि राष्ट्र का प्रतीक के रूप में बदल दिया गया कि ये जो नाचते हैं ना, वही सच्ची क्या है, देशभक्ति है। तो हम लोगों ने यहाँ पे तीन चीजें देखा। एक तो क्या देखा, योहान ग्रेटफील्ड का जो सच्ची संस्कृति था और लोगों तक हर एक भावना को पहुंचाने था, हम लोगों ने वो देखा। केरोस कुपस्की ने क्या किया, ओपेरा के साथ गाना बजाना और गाना गाया, राष्ट्र भावना को लोगों तक पहुंचाया। हम लोगों ने पोलेनस माजुरिका का देखा, उसने क्या किया कि ये लोग नाचते अच्छा थे, तो ये लोग अपने नाचने में देशभक्ति को दिखा रहे थे, तो ये भी एक काम किया। अब हम लोग देखेंगे कि जो पूरा आप देखोगे कि भाषा के जरिए देश को आजाद कराने का, देश में राष्ट्रीयता की भावना को पैदा कराने का जो भाव चल रहा था, तो उसी समय क्या होता है, पोलिश भाषा का उपयोग होता था। तो उन क्षेत्रों से क्या किया गया कि पोलिश भाषा को हटाया गया और उस जगह पे क्या कर दिया गया, जो वहां की संस्कृति थी, जो रूसी भाषा बोली जाती थी, उसको स्थापित किया गया। तो ये जो पूरा प्रभाव था कि पोलिश भाषाओं को हर एक स्कूल से, हर एक चर्च से हटाया जाता था, तो उसका पूरा जो विरोध होने लगा। तो उसी के चलते 1831 में, किसमें, 1831 में क्या होता है, रूस में एक विद्रोह होता है। और वो विद्रोह कैसा था, सशस्त्र विद्रोह था, यानी कि उसमें हथियार के साथ वो विद्रोह हो गया। भाषा के जरिए क्या हो गया, एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसमें अंततः जो पोलिश भाषा था उसको क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। क्या कर दिया गया, पोलिश भाषा को कुचल दिया गया। और जो लोग रूसी भाषा का विरोध कर रहे थे कि रूसी भाषा नहीं चलेगी, आप लोग आजाद नहीं हो सकते हो, तो उनको क्या कर दिया गया, उन सारे सदस्यों को राष्ट्रद्रोह के लिए क्या कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया। और भाषा को हथियार बनाकर क्या कर दिया गया, उनको राष्ट्रद्रोह घोषित कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। और जो चर्च, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जो चीजें नहीं मानते हैं, तो ऐसे जो लोग चर्च पे या जो लोग धार्मिक जो शिक्षा का स्थान होता है, अगर वहां पे कभी वो पोलिश का भाषा का इस्तेमाल करते थे, तो उनको क्या करते थे कि उनको जेल में डाल देते थे। तो पता है ना कि पादरियों को तो काम होता था उस समय हर चीज को भड़काना। तो जो लोग पादरी या जो लोग चर्च पे काम करते थे, वो लोग कभी नहीं मानते थे इस चीज को। तो इसीलिए भारी मात्रा में क्या हो गया, पादरियों और जो बिशपों था, एक बिशपों पादरियों का ही कुछ एक वर्ग था, तो पादरियों और बिशपों को क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। क्यों, क्योंकि वो लोग क्योंकि वो लोग रूसी भाषा का प्रचार कर रहे थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ये जो पूरा घटनाक्रम होता है कि आप जानते हो कि मैंने अभी बताया कि किसी भी देश को आजाद होना है तो वहां की जो मातृभाषा, जो संस्कृति, वो बड़ा काम आता है। ठीक है, तो लड़ाई लड़नी है, आपको युद्ध अगर जीत हासिल कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मेन मोटिव आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास एक संस्कृति का और एक सबसे बड़ा कि आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो आपके सपोर्ट होना चाहिए। तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिला। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि ये जो विद्रोह के बाद कुछ कठिनाई आती, क्योंकि देखो जब भी लड़ाई लड़ोगे तो कुछ दिक्कत आएंगी, तो वो सारे दिक्कतों से कैसे वो लोग निपटारा किए, क्या हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।